हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 13 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला आपका करंट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड संजय सेठ। ठीक है, अभी बायलेटरल टॉक हो रहा है किसके बीच में? इंडिया और नाइजीरिया के बीच में हो रहा है। और क्या क्या जो इसमें कौन कौन सा एरिया है जिस पर डिस्कशन हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें आपका सबसे पहले काउंटर टेररिज्म को लेके है, ट्रेनिंग की बात की जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, हाइड्रोग्राफी एंड एंटी पायरेसी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होने वाला है। तो ये जब डिस्कशन होगा तब ये चीज़ें निकल पाएगी। बट हमारे लिए स्टैटिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहले तो नाइजीरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये नाइजीरिया जो कंट्री है वो कहाँ पे है आपका। दैट इज इन अफ्रीका में है ये, अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाइजीरिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबूजा। और टोटल इसमें 36 स्टेट हैं। ये 36 स्टेट से बना हुआ आपका कंट्री है नाइजीरिया। इसके अलावा ये जो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो वैसे ये कंट्री जो है वो पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा है इसमें पॉपुलेशन, इसीलिए इसको जाइंट अफ्रीका भी बोला जाता है। तो एग्जाम में आपको वनडे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि जाइंट अफ्रीका जो है वो कौन से कंट्री को बोला जाता है। नाइजीरिया ऑप्शन में सूडान हो सकता है, बट इसका आंसर क्या होगा आपका? नाइजीरिया होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया, तो यहाँ पे मिनरल्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। मिनरल रिच कंट्री है। गोल्ड और टिन और लाइमस्टोन लाइमस्टोन जो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मिलती है, जिसमें गोल्ड और टिन जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल तो हमने ऑलरेडी देख लिया। बॉर्डरिंग कंट्री भी हमें पता होना चाहिए कि नाइजीरिया के साथ बॉर्डर कौन कौन सा शेयर करता है। तो बेनिन है आपका, नाइजर है और चैड है और कैमरून है। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज हैं आपको। मेरीटाइम बाउंड्री भी इसका है, जिसमें गल्फ ऑफ गिनिया है, ठीक है, और लेक ऑफ चैड है। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि मेरीटाइम और प्लस लैंड बाउंड्री। तो ये आपका नाइजीरिया से रिलेटेड न्यूज था। नेक्स्ट न्यूज है आपका रूपी डिप्रिसिएशन को लेके। हेडलाइन था आपका कि रूपी डिप्रिसिएटेड बाय 50 पैसा टू बाय 87.71 अगेंस्ट यूएस डॉलर। ठीक है, अब रूपी जो है डिप्रिसिएट हुआ है, तो हमारे लिए स्टार्टिंग में अगेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूपी डिप्रिसिएशन क्या होता है। जब वैल्यू जो है आपका रूपी का वो क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है। किसके कंपेरिजन में? डॉलर के कंपेरिजन में, तो उसको रूपी डिप्रिसिएशन बोलते हैं। बट यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट तो आपको बहुत पता होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा जो बैंक का कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, फिर इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है, डोमेस्टिक मार्केट भी वीक पड़ सकता है। बट हमारे लिए यहाँ पे क्योंकि कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जो रुपये डिप्रिसिएट होता है, आपका जो पैसा डॉलर की तुलना में कमजोर होता है, तो इससे क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो सबसे पहले यही है कि बूस्ट टू एक्सपोर्ट। जो हम यहाँ से चीजें भेज रहे हैं बाकी देशों में, उसमें हमें क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा। ठीक है, जैसे कि गुड एंड सर्विस बिकम अ मोर कॉम्पिटेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू द लोअर प्राइस इन द डॉलर। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक तो जो आपका ट्रेड है वो बूस्टअप हो जाएगा। किस टर्म में? एक्सपोर्ट के टर्म में। ठीक है, इम्पोर्ट के टर्म नहीं, एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेज रहे हैं वो बूस्टअप होगा। बट अदर इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। दूसरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि हायर रेमिटेंस वैल्यू। जो आपको बाहर से पैसा जैसे कि यूएसए से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आ रहे हैं, आपको पैसे भेजे जाते हैं एनआरए के द्वारा, तो वो भी आपको क्या होगा? उसका भी वैल्यू इंक्रीज होने वाला है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट है आपको, रुपी डिप्रिसिएशन होते हैं। बट इसके निगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, आपको महंगाई बढ़ सकती है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है। जो सेंट्रल बैंक है उस पर काफी ज्यादा इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज आपका नीति आयोग को लेके है। नीति आयोग ने क्या किया? मेगा टिंकरिंग डे। ठीक है, तो ये याद रखना कि टिंकरिंग डे जो है आपको होता कब है? तो 12 अगस्त को होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है थोड़ा नीति आयोग के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको जो भी आपको इस तरह के बॉडीज होते हैं जो कि न्यूज में होते हैं उससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका नीति आयोग जो था वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। कब? 1 जनवरी 2015 में ये बना हुआ था। इसके अलावा जो है ये आपका कॉपरेटिव फेडरलिज्म जो है उस चीज को प्रमोट करने के लिए आया था। और इसका जो अप्रोच है वो क्या है? बॉटम टू टॉप। तो इसमें ये आपको जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करेगा इसके थ्रू। और इसके अलावा चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन ये सब पूछे जाते हैं। तो चेयरपर्सन आपको नीति आयोग के कौन कौन होते हैं? जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही आपको चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? अभी आपको सुमन बेरी है। और सीईओ ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन है नीति आयोग के, तो वी वी आर सुब्रमण्यम जो है इसके चेयरमैन है। इसके अलावा इसको नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है। आपको बहुत सारे जो खासकर जो बहुत सारे अटल इनोवेशन जो प्रोग्राम है, इसके अलावा जो एसडीजी गोल है आपका, उसको कंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? इसमें जो आपको इंडेक्सेस रिलीज करता है कौन करता है? आपको नीति आयोग करता है। तो ये कंट्री वाइज आपको याद रखना, नीति आयोग बहुत आपको काफी एक्टिवली काम करते हैं इन सारी चीजों में।
नेक्स्ट न्यूज है आपका, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, ठीक है, हाई कोर्ट के क्या ये जज है, इनके खिलाफ क्या किया गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस आपका शुरू किया गया। हमारे लिए जो अगर पॉलिटी में आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ये इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये वन बाई वन सब देख लेते हैं। तो अगर आर्टिकल 124 देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका इम्पीचमेंट, उनका जो है वो प्रोसेस आपको कहाँ पे 124 में। बट अगर हाई कोर्ट का अगर पूछा जाए कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 218 में हाई कोर्ट के लिए मेंशन है। इसके अलावा ये मेंशन है यहाँ पे, आपको पूरा प्रोसेस जो है वो आप आर्टिकल में नहीं, आपको बस ये बताया कि इम्पीचमेंट हो सकता है, ठीक है। बट इसका प्रोसेस जो है आपको वो कहाँ पे पूरा मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, वहां पे मेंशन है। दो क्राइटेरिया इसमें आपको दिया गया कि एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो सकता है या इनकैपेसिटी, ठीक है। ये दोनों चीजें डिफाइन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सारी चीज को डिफाइन कहाँ पे किया गया, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, वहां पे इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आपका जो है डिफाइन नहीं है ये चीजें। इसके अलावा देख लेते हैं कि प्रोसेस जो इम्पीचमेंट का होता है आपको, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का हो या हाई कोर्ट के जज का हो, किस तरह से होता है। इसमें मल्टीपल जो है आपको वो जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है रिमूवल मोशन जो लाया जाता है, रिजोल्यूशन लाया जाता है। जिसमें अगर रिजोल्यूशन आपको लोकसभा में लाया जाएगा तो उसको कम से कम एटलीस्ट आपको 100 मेंबर के द्वारा साइन किया होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लोकसभा में लेके आया जाता है तो लोकसभा में 50 मेंबर के द्वारा साइन किया होना चाहिए। उसके बाद ये स्पीकर जो है आगे क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते हैं। स्पीकर लोकसभा के हो सकते हैं और चेयरपर्सन कहाँ के, राज्यसभा के, इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे जब ये रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है। अगर रिजोल्यूशन नहीं पास हुआ तो फिर ये आगे प्रोसेस नहीं जाएगा। तो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। उसके सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या होता है, 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, जो कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे यशवंत वर्मा के लिए जो लाया गया आपको रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसमें 3 मेंबर पैनल इंक्लूड किया, किसको किसको, अरविंद कुमार को, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट है, एंड वीवी आचार्य सीनियर एडवोकेट कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं। तो ये आप देख रहे हो 3 मेंबर का पैनल बनाया गया है। तो ये 3 मेंबर पैनल जब बनाया जाए बन चुका है, तो ये क्या करने वाले हैं, इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनका रिपोर्ट अगर सही निकलता है तो ये फिर फर्दर प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा, वरना फिर यहीं पे चीजें रुक जाएगी। तो ये 3 मेंबर कमेटी बनेगा। इसके बाद जो है ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं होता, थर्ड प्रोसेस जो आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, आपको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो टोटल मेंबर जो उसमें आपको नॉट लेस देन 2/3 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो होता है उसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जब ये पास हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से, फिर प्रेसिडेंट उसको ऑर्डर जो है इस चीज को पास करेंगे, एसेंट देंगे, तो ये फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट होता है। इसीलिए इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो अभी सेकेंड स्टेप पे चल रहे हैं, जिसमें आपको कमेटी बनाया गया। जब कमेटी आपको रिपोर्ट दे देती है उसके बाद आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, और यहाँ पे फेल हो जाता है तो फिर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो हमें बस याद क्या क्या रखना है, आपको आर्टिकल याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का 124 है और हाई कोर्ट का क्या है, 218 है। नेक्स्ट न्यूज है आपका एनडीआरएफ को लेके। काफी लंबे समय से आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में काफी क्राइसिस आ रहे हैं, जो अभी आपको क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इवन हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेट में आपको फ्लड जैसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपको एक टीम काम करती है जिसका नाम है एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये बना कब था, आपको 2006 में बना हुआ था, लेकिन ये एक्ट के थ्रू बना हुआ था, ठीक है। तो ये एक्ट कौन सा था, आपका 2005 का एक्ट था जिसके तहत बना हुआ था। एक तो मिनिस्ट्री भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एनडीआरएफ जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करते हैं। अभी जो इसके एनडीआरएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, आपको पीयूष आनंद है, या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो एनडीआरएफ का टीम होता है उसमें 16 बटालियंस होते हैं, तो ये भी याद रखना है। और इसको जो मैनेज करता है, मैनेजिंग बॉडी है एनडीआरएफ को, वो कौन करता है, एनडीएम, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये धारावली जो है प्लेस आपको कहाँ पे, उत्तराखंड में। प्लेसेस एंड न्यूज करके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका यूएस चाइना एग्री टू एक्सटेंड ट्रेड रूल्स, ठीक है। अभी यूएसए का अगर आपने देखा तो बहुत सारे कंट्री पे टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, जैसे इंडिया पे 50% किया, इसके अलावा ब्राजील पे भी 50% किया, यूरोपियन यूनियन पे भी 10 to 12% किया गया। तो यहाँ पे चाइना को भी टारगेट किया गया था, बट चाइना को जो टारगेट किया गया उसको एक्सटेंड कर दिया गया अभी टैरिफ नहीं लगाने के बाद, क्योंकि अगर चाइना यूएसए टैरिफ लगाता है तो फिर चाइना भी उस पर टैरिफ लगाएगा। तो इसलिए अभी इसको कुछ दिन के लिए क्या किया गया, रोका गया प्रोसेस को। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडिया सिंगापुर ग्रीन डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर
टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि किसके साथ इंडिया ने ग्रीन डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर साइन किया है अभी, तो किसके साथ है? ये सिंगापुर के साथ है। अब ये जो मैरीटाइम आपका है वो कौन से किस चीज कौन से पोर्ट को लेके है? तो ये पोर्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। अब ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। इसको नाहर सेवा पोर्ट भी बोला जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, इसका दो नाम है आपका, नाहर सेवा पोर्ट भी बोला जाता है, और इसके अलावा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ये आपका इंडिया में कंसिडर किया जाता है। और ये काफी पुराना पोर्ट है, आपको 1989 में इसको कमीशन किया गया था, 1989 में कमीशन किया गया था। तो ये बस कॉरिडोर किसके साथ साइन हुआ ये याद रखना। ये न्यूज मैंने ऑलरेडी कल कवर करवा दिया था आपको। वर्ल्ड एलिफेंट डे आपको कब होता है? 12 अगस्त को होता है। और आईयूसीएन स्टेटस अगर देखा जाए एलिफेंट का, क्या इंडेंजर्ड है। हाईएस्ट अगर आपको पूछा जाए कि जो पॉपुलेशन है एलिफेंट का कौन से स्टेट में है, तो ये आपको कर्नाटका में है। इसके अलावा आपको टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एलिफेंट को लेके बने हुए, तो ये 33 है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने न्यूज कवर कर रखा है। इवन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल किसको बोला जाता है, तो ये एलिफेंट को बोला जाता है, बिकॉज ये आपका बहुत आपको सिंस एंशिएंट टाइम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपोर्टेशन से लेके इसका वॉरफेयर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था इसलिए। और इंडिया में अगर पूरा ग्लोबल देखा जाए तो इंडिया में अराउंड 60% पॉपुलेशन किस चीज का? एलिफेंट का है। नेक्स्ट न्यूज है आपका उज्बेकिस्तान को लेके। यहाँ जो आपके पीएम और प्रेसिडेंट उज्बेकिस्तान के मिर्जियो यूकी, ठीक है। एक तो नाम ही याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये आपको बायलेटरल टॉक हो रहा है, बायलेटरल टाइज की बात की जा रही है इंडिया और उज्बेकिस्तान में। बट हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या आपका? ताशकंद है, ठीक है। और जो आपका उज्बेकिस्तान है वो डबली लैंडलॉक कंट्री है, तो लैंडलॉक है प्लस उसमें काफी ज्यादा लैंडलॉक है। तो ये अभी आपको रिसेंटली लैंडलॉक कंट्री को लेकर एक समिट भी हो रहा था, यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट करवाया हुआ था, जिसमें आपको आवाजा प्रोग्राम भी या आवाजा डिक्लेरेशन आया था, जिसमें लैंडलॉक कंट्री को हेल्प करने की बात की जा रही थी। तो ये भी आपका करंट अफेयर में था। तो ताशकंद जो कैपिटल है इसका उज्बेकिस्तान का, इसके अलावा ये डबली लैंडलॉक कंट्री है। और हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। कब से है? 2011 से है। रेगुलरली जो है वो टॉक चल रहा है उज्बेकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमारा जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। तो वो कौन सा आपको जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? डस्ट लीग है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन सा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से कंट्री के साथ कौन सा आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा एससीओ का मेंबर है उज्बेकिस्तान और इंडिया दोनों है, तो यहाँ पे आपको जो ये फोरम है यहाँ पे दोनों का टॉक चलता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से, क्योंकि ताशकंद के बारे में हम लोगों ने देखा है, तो ताशकंद एग्रीमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका साइन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था आपको? जो उस टाइम में आपके पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, दोनों के बीच में हुआ था। और किस चीज को लेके हुआ था? रिजॉल्व करने के, तो आपका वॉर था इंडो पाक वॉर जब था 1965 का, उसको रिजॉल्व करने को लेके आपको ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। और इसके नेक्स्ट ही दिन आपको क्या होता है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का डिमाइस होता है। तो ये ताशकंद एग्रीमेंट याद रखना किस चीज से रिलेटेड है। इसके अलावा इसका कैपिटल याद रखना और किस कौन से आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। ये 3-4 पॉइंट आपको इससे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आपका म्यांमार को लेके। तो म्यांमार में काफी लंबे समय से अगर आपने देखा हो तो जो है वहां पे रोहिंग्याज इशू चल रहे हैं, ठीक है। जेनोसाइड जैसा सिचुएशन था, तो उन सारी चीजों को लेके अभी जो है वो यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट की बात की, रिपोर्ट सबमिट करने की बात की है। तो बट स्टैटिक में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? म्यांमार का पुराना नाम जो, ठीक है, पहले इसको क्या बोला जाता था? बर्मा बोला जाता था। और ये 1935 से पहले पहले, जब ये 1935 का एक्ट आता है, उससे पहले पहले बर्मा जो था आपका इंडिया का ही पार्ट माना जाता था, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट माना जाता था। बट ये एक्ट जब पास होता है तो इसको स्टेब्लिश किया जाता है कब? 1 अप्रैल 1937 को जो है ये ब्रिटिश एम्पायर से सेपरेट हो जाता है म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इसराइल और गाजा का। तो आप बहुत लंबे समय से ये भी आपको वॉर चल रहा है, तो बट हमें बस ये याद रखना, हमस याद रखना कि जो हमस है आपका ये क्या है? मिलिटेंट ग्रुप है। और किससे रिलेटेड है? आपका गाजा से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है आपका ईयू लीडर्स से यूक्रेन शुड हैव अ फ्रीडम टू डिसाइड इट्स फ्यूचर। अब यूरोपियन यूनियन का क्या है, क्योंकि अभी अगर आपने देखा तो अभी रिसेंटली यूएसए एंड रशिया का समिट होने वाला है। और ये समिट जो होने वाला है यूक्रेन को ही लेके होने वाला है कि जो वॉर जो है इसको खत्म किया जाए, जो भी है, ठीक है। ये 15 अगस्त को होने वाला है। तो इसमें क्योंकि
यूरोपियन यूनियन जो है पहले आपको यूएसए को यहाँ सपोर्ट दे रहा था, बट यूएसए ने अभी क्या किया, अभी इसके ऊपर भी टैरिफ लगाए, इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग स्टैटिक में यूरोपियन यूनियन के बारे में भी देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री इसका सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इसका ओरिजिनेशन देखा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो अपना जो है पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो यूनाइटेड किंगडम है ना, बहुत सारे वहाँ के जो यूरोपियन नेशन थे उसको एक साथ लेके आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इकोनॉमिक क्राइसिस चलने लगते हैं 1945 के बाद। ठीक है, तो एक नाम उभर के आता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, ये 1957 में बनता है, और ये बनता जो है तो कौन से ट्रीटी से बनता है, ट्रीटी ऑफ रोम से बनता है। तो ट्रीटी ऑफ रोम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है किस चीज से एसोसिएटेड है, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्मेशन से, जो कि 1957 में बनता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको फुल फ्लेज बनता नहीं उस टाइम पे, बस इकोनॉमिक कंडीशन को कम्युनिटी टाइप का, इसमें कुछ कुछ ही मेंबर होते हैं, बट आपका फुल फ्लेज आपका कब बनता है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है आपका 1993 का, इससे आपको यूरोपियन यूनियन जो है वो पूरे शेप में आता है। और ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो है 2009 में, इसको पूरे तरीके से जो फुल फ्लेज डेवलपमेंट की सब कब हो जाता है आपका, ट्रीटी ऑफ लिस्बन से। और इसके बाद जो है ये, इसमें आपको देखा जाए तो अभी तो रिसेंटली 27 मेंबर हैं, बट आपको 2020 में क्या किया था, यूके ने लेफ्ट कर दिया था, यूनाइटेड किंगडम ने इसको लेफ्ट कर दिया 2020 में। और जो लास्ट मेंबर है वो 2013 में आपको ऐड हुआ था, कौन सा मेंबर है इसका, क्रोएशिया है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज है वाइल्ड फायर नियर स्पेनिश कैपिटल, जो स्पेन का कैपिटल है वहां पे आपको वाइल्ड फायर, ठीक है, ये आपको इमेज दिख रहा होगा। तो प्लेसेस इन न्यूज करके आपको, तो कैपिटल यहाँ पे इसका क्या है, स्पेन का कैपिटल क्या है, मैड्रिड है, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा प्लेसेस इन न्यूज करके आपको पूछा जा सकता है कि ट्रेस कैंटोस, ठीक है, ये एरिया कहाँ पे, तो ये स्पेन में, तो ये प्लेसेस इन न्यूज आ सकता है। दूसरा आपको स्पेन का कैपिटल याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आपका एफर्ट्स इंटेंसिफाई द प्रिजर्व इंडियाज इंडेंजर्ड लैंग्वेज टोडा ट्राइब। तो ये ट्राइब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ट्राइब जो टोडा ट्राइब, या फिर आपको बहुत सारे ट्राइब से आपको क्वेश्चन आते रहते हैं, व्हील ट्राइब हो सकता है, या फिर आपको संथाल के बारे में पूछा जाता है। तो टोडा ट्राइब आपको कौन से स्टेट में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। और कौन से एरिया में रहते हैं ये लोग, नीलगिरी हिल्स है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो एक तो नीलगिरी हिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी हिल्स का जो आपका हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी डोडा बेटा है। ठीक है, इसके अलावा नीलगिरी हिल्स जो आपको कौन 3 स्टेट में स्प्रेड है, ये तमिलनाडु में है, कर्नाटका एंड केरला। डोंट कंफ्यूज विद द आंध्र प्रदेश, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आंध्र प्रदेश में भी इसका एक्सटेंशन होगा, बट ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में एक्सटेंडेड है। टोडा ट्राइब याद रखना, तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को लेके। तो ये याद रखना कि कब होता है, 13 अगस्त को होता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। जैसे कि आपको एलिफेंट डे 12 अगस्त को होता है, लॉयन डे आपको 10 अगस्त को होता है। नेक्स्ट न्यूज आपको मिलेट को लेके है। राजस्थान टॉप्स द मिलेट प्रोडक्शन है 2024-25। 2024-25 में अगर आपको पूछा है सबसे ज्यादा मिलेट प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। मिलेट जो आपका वो किस तरह का क्रॉप है, मिलेट आपको ग्रो होता है सेमी एरिड रीजन में, लूमी सैंडी सॉइल में ग्रो हो सकता है ये। और इसको वाटर इनटेक, वाटर ज्यादा, वाटर लेस है। ठीक है, और 2024 जो था आपका, यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर किया था, मिलेट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपका सीबीएसई को लेके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके चेयरपर्सन अभी कौन बने हैं आपको, राहुल सिंह बने। तो ये इनका एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी थे, इनका एक्सटेंड कर दिया गया, और कब तक के लिए, 2 साल के लिए कर दिया। तो ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन कौन है आपको, राहुल सिंह है। इसके अलावा अगर सीबीएसई का देखा जाए स्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, तो ये 1929 में, तो काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो सबसे पहले ये तो 1929 में बना हुआ है, बस इसको वापस से रिफॉर्म किया गया 1962 में, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरपर्सन कौन है, राहुल सिंह है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। एससीओ का सेक्रेटरिएट पूछा जा रहा है, मॉस्को में है, या बीजिंग में है, तास्कन में या आस्ताना में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपको देखे सेटा को लेके। ये ऑलरेडी बहुत बार मैंने कवर करवा रखा है। 24 जुलाई को आपको इंडिया एंड यूके के बीच में बायलेटरल जो आपको ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको सेटा बोला जाता है। तो ये बस याद रखना कि कौन सी कंट्री के साथ ये साइन है, तो ये इंडिया और यूके के बीच में, और 24 जुलाई को, इवन डेट भी पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में 2025 में।
नेक्स्ट न्यूज है आपका, ये आपको एड्रेस करेंगे 18th नंबर के इंटरनेशनल ओलंपियाड, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पे होने वाला है। तो ये एक तो एडिशन याद रखना कि आपको 18th नंबर का पूछा जा सकता है, ओलंपियाड जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पे था, कौन से एडिशन का था, तो 18th नंबर का था। यहाँ पे बहुत सारी आपको साइंस से रिलेटेड चीजों पे बात हुआ, जैसे कि वी होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो वन वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट है तो ये याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे, लद्दाख में है। इसको हेनले बोला जाता है, ठीक है, हेनले है जो कि कहाँ पे आपका लद्दाख में है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में भी आया, ठीक है, तो आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, सूर्य सिद्धांत लिखा हुआ था, और इन्होंने जो है वो जीरो के बारे में बात किया था, इवन जो अर्थ जो अपने एक्सेस पे रिवॉल्व करता है, इसके बारे में भी जो अर्थ रोटेशन के बारे में, ठीक है, इवन ये कुछ आपको पूछा जा सकता है कि आपको 5th सेंचुरी में जीरो के बारे में किसने बात किया था, ये फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस, इसके बारे में किसने बात किया था, ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि पीआईबी में ये चीजें जब होती है तो आपको एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट, इंडिया होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ऑलरेडी मैंने बता दिया, लद्दाख में कितने मीटर पे है, 4500 मीटर पे सी लेवल से। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाइंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, तो ये पूछा जा सकता है कि जाइंट मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पे बनाया गया, तो पुणे में बनाया गया। तो इसमें अब तीन चीज आपने देख लिया इंपॉर्टेंट, एक तो जो लद्दाख के बारे में बोला जा रहा है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में, दूसरा आर्यभट्ट के बारे में, एंड थर्ड इज जाइंट मेट्रो रेडियो वेव के बारे में। लीगो प्रोग्राम भी आपका ये महाराष्ट्र में है, ये भी इंडिया का ही है, ठीक है। चंद्रयान थर्ड के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, 2023 में ये आया था, 23 अगस्त को सक्सेसफुली साउथ पोल जो है आपको लूनर साइट पे इसको लैंड करवाया गया था। तो 23 ही अगस्त को आपका क्या होता है, स्पेस डे भी होता है। इसके अलावा आदित्य एल1 मिशन है, ये भी आपका 2024 में लॉन्च किया गया था, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन था, और ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको सोलर फ्लेयर्स, स्टॉर्म्स, जो आपकी सन के डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे शुभांशु शुक्ला के बारे में पूछा गया, तो शुभांशु शुक्ला आपको किस चीज से रिलेटेड है, एक्सियोम 4 मिशन से रिलेटेड है, जो कि नासा के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और इसमें हुआ क्या था, इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, ठीक है। तो ये साइंस से काफी सारी आपको इसमें पीआईबी वाले इस रिपोर्ट में आपको चीजें थी। नेक्स्ट न्यूज है आपका, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेज अ श्रेष्ठ, तो ये बस ये श्रेष्ठ आपको याद रखना है, स्कीम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम अगर आप दोगे तो बस यही पूछा जाएगा, श्रेष्ठ स्कीम आपको किस चीज से रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड है। बट अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम देते हो तो वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपको जो है ये कौन सा मिनिस्ट्री है, इसके अलावा अगर देखा जाएगा कितने इसमें कुछ डेटा स्पेसिफिक चीजें पूछा जा सकता है। तो ये आपको हेल्थ ऑफ ऑल सिटीजन बिगिन विद द सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड है, मेडिसिन के बारे में बात किया गया है। श्रेष्ठ जो है वो वर्चुअल गैप असेसमेंट करने के लिए भी इसमें काम करेगा, ठीक है। और ये जो आपको ये इनिशिएटिव है, ठीक है, जो श्रेष्ठ के बारे में बात किया, प्रपोज वाई था, किसने किया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, तो CDSCO के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें आपको कहाँ कहाँ ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है, श्रेष्ठ विल बी हैव 26, तो इसमें इंडेक्स जो है कितने इंडाइसेस होने वाले हैं, तो 27 होने वाले हैं, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट अक्रॉस 5 थीम्स। तो ये थीम्स पूछा जा सकता है, जब आप अगर वनडे एग्जाम दोगे तो उसमें आपको बस यही पूछा जाएगा, श्रेष्ठ स्कीम आपको किस चीज से रिलेटेड है, तो हेल्थ या यूनियन मिनिस्ट्री, आपको हेल्थ मिनिस्ट्री याद रखना है। बट जो आप फर्दर किसी और एग्जाम देने वाले तो वहाँ पे इंडाइसेस पूछे जा सकते हैं, तो 27 है, 5 की थीम्स है, ठीक है, पांचों थीम एक बार देख लेते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स पहला थीम है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटीज, सर्विलांस एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। इसमें 23 ऐसे जो है वो किस चीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन से, स्टेट को किस तरह से कौन से मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे रिलेटेड है, बाकी जो आपको रेस्ट ऑफ द 4 है वो बाकी अलग चीजों से है। तो ये 5 थीम याद रखना है, और इंडाइसेस कितने आपको 27 है। और ये आपका जो इसमें आपको ये सब सारे प्रोग्राम डील कर रहा कौन है, CDSCO।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।